मानेसर लैंड स्कैम मामले ने क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब पूरी तरह से फंसा दिया है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका के खारिज होने के बाद अब पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी और आरोप तय होने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ये मानेसर लैंड स्कैम मामला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गले की फांस क्यों बना हुआ है? क्या इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए अब राहत का कोई दरवाजा खुला है या फिर नहीं? या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस विकट परिस्थिति से खुद को बाहर निकालने का कोई रास्ता खोज पाएंगे? नमस्कार, आपके साथ में हूँ प्रतिमा दत्ता। वीडियो में आज इन्हीं सब सवालों पर बात होगी और आपको विस्तार से बताया जाएगा कि मानेसर लैंड स्कैम का ये पूरा मामला आखिर था क्या, कैसे शुरू हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इसमें क्या भूमिका रही और सीबीआई ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है इस पूरे मामले में। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे घटनाक्रम से। सरकार इनेलो की थी और इनेलो सरकार के एक फैसले से ये शुरू होता है। 27 अगस्त 2004 को इनेलो सरकार ने गुड़गांव के मानेसर, लखनौला और नौरंगपुर की 912 एकड़ जमीन आईएमटी बनाने के लिए सेक्शन 4 का नोटिस जारी कर दिया। सेक्शन 4 का नोटिस तब जारी किया जाता है जब सरकार जमीन मालिकों को ये सूचित करना चाहती है कि उनकी जमीन को अधिग्रहण करने पर विचार किया जा रहा है। इनेलो सरकार ने आईएमटी बनाने के लिए जब ये नोटिस जारी किया तो जाहिर था कि मानेसर, लखनौला और नौरंगपुर जैसे इलाकों में जमीन के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन किसानों को इसका फायदा मिलता उससे पहले ही राज्य में चुनाव हो जाते हैं। साल 2005 में हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बना ली और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 25 अगस्त 2005 को मानेसर में आईएमटी रद्द कर सार्वजनिक कामों के लिए 688 एकड़ जमीन पर अधिग्रहण के लिए सेक्शन 6 का नोटिस जारी करा दिया। इसके लिए मुआवजा राशि 25 लाख रुपए तय कर दी गई। अब यहां से मानेसर लैंड स्कैम का पूरा खेल शुरू होता है। हुआ कुछ ऐसा कि इनेलो सरकार के आईएमटी की घोषणा के बाद जब उन इलाकों में जमीन के भाव बढ़ रहे थे तो हुड्डा सरकार के फैसले ने इन बढ़ते भाव पर ब्रेक लगा दिया और किसानों में डर बैठा दिया। डर ये कि सरकार उनकी जमीन को औने पौने दाम पर खरीद लेगी जिससे कि उन्हें नुकसान होगा। किसानों के इसी डर का फायदा उठाया उन बिल्डर्स और कंपनियों ने जो ये जान चुके थे कि हुड्डा सरकार जमीन अधिग्रहण की अपनी अधिसूचना को वापस लेगी। इन बिल्डर्स और कंपनियों ने मानेसर इलाके में किसानों की जमीन जिसकी कीमत 25 लाख रुपए एकड़ थी उसे 40 लाख रुपए की दर से खरीदना शुरू कर दिया। ऐसे ही बिल्डर्स और कंपनियों ने किसानों को अधिग्रहण का डर दिखा दिया। मानेसर इलाके में 400 एकड़ जमीन औने पौने दाम पर खरीद ली। बताया जाता है कि तब 22 कंपनियों ने ही सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद ली थी, जिसमें अकेले आदित्य बिल्डवेल ने 248 एकड़ जमीन खरीदी। इसके बाद आया साल 2007 का। हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए ही कांग्रेस सरकार ने 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया। अधिग्रहण रद्द करने की अधिसूचना जारी होते ही किसानों की जिस जमीन को बिल्डर्स ने 40 लाख रुपए की दर से खरीदा था वही जमीन 1 करोड़ 20 लाख रुपए प्रति एकड़ से भी ज्यादा की हो गई। इस तरह किसानों के साथ छलकर बिल्डर्स और कंपनियों ने खूब मुनाफा कमाया और इससे किसानों को 1500 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ा। अब सवाल यह है कि इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस सरकार का कितना अहम रोल है। देखा जाए तो इस पूरे स्कैम में तब की कांग्रेस सरकार ही पूरी तरह से जिम्मेदार लगती है, क्योंकि सरकार ने पहले सरकारी उद्देश्यों के नाम पर मानेसर और आसपास के गांव के किसानों की जमीन के अधिग्रहण का नोटिस जारी किया और जब किसानों ने डर कर अपनी जमीन दे दी तो सरकार ने सार्वजनिक अधिग्रहण वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया। मतलब पूरा खेल सरकार की अधिसूचना की वजह से हुआ। इसके अलावा जब सरकार ने अधिग्रहण रद्द किया तो उसके बाद रियल एस्टेट कंपनियों को रियायतें और शर्तों के तहत इस जमीन का लाइसेंस दिया गया। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही तब सरकार के मुखिया थे, तो इसलिए मानेसर लैंड स्कैम मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। अब एक और सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे स्कैम का पर्दाफाश कैसे हुआ।
दरअसल इस स्कैम के खिलाफ वैसे तो विपक्षी लगातार आवाज उठाते रहे, लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई इस मामले में साल 2015 में तब शुरू हुई जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया था कि अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द करने का तत्कालीन हुड्डा सरकार का 2007 का फैसला दुर्भावनापूर्ण था और इसे धोखाधड़ी माना जाए। इसके बाद कोर्ट ने इस अवैध अधिग्रहण और बिल्डर्स की जमीन का अनुदान रद्द कर दिया, साथ ही हरियाणा सरकार को जमीन वापस कर दी। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक एक पाई वसूलने का निर्देश भी दिया और सीबीआई को इस घोटाले से लाभ उठाने वालों को बेनकाब करने के लिए आगे की जांच करने के लिए कह दिया। जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो ये सामने आया कि घोटाले के लाभार्थियों में से एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भतीजा सुखविंदर था, जिसकी कंपनी को 52 एकड़ जमीन के लिए 57 लाख रुपए में सीएलयू की अनुमति उसी दिन दे दी गई थी जिस दिन सरकारी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया खत्म हो गई थी। सीबीआई की ओर से कई साल पहले स्पेशल सीबीआई कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र में भी इस बात का जिक्र है। सीबीआई ने आरोप पत्र में यह बताया कि जिस कंपनी में सुखविंदर डायरेक्टर थे, उसे 24 अगस्त 2007 को भूमि उपयोग परिवर्तन यानी कि सीएलयू की अनुमति मिली थी। उसी दिन गुरुग्राम जिला राजस्व अधिकारी की ओर से शुरू की गई भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भूमि मालिकों को मुआवजा के लिए धनराशि जारी न किए जाने की वजह से खत्म हुई थी। आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि उसी समय दो व्यक्तियों नवीन राव और एक अन्य ने सीएलयू करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन टीसीपी विभाग ने उन्हें कोई मंजूरी नहीं दी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि इससे पता चलता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के सदस्यों का इस सीएलयू में व्यावसायिक हित था। वहीं आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भूमि से संबंधित फाइल को खुद ही मंजूरी दे दी थी, क्योंकि इसमें राज्य उद्योग विभाग या फिर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की कोई सिफारिश शामिल नहीं थी। खैर, सीबीआई ने मानेसर लैंड स्कैम मामले में 2015 में जांच शुरू की थी और 2018 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 34 लोगों के खिलाफ 80,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि सरकारी उद्देश्यों के नाम पर गुरुग्राम जिले के मानेसर और आसपास के गांव में किसानों से सस्ते दामों पर सैकड़ों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। बाद में रियल एस्टेट कंपनियों, बिल्डर्स और कॉलोनाइजर्स को बेहद ही रियायती दरों पर जमीन के लाइसेंस जारी कर दिए गए। इसी साल जनवरी में सीबीआई ने मामले में शीघ्र निपटारे की मांग करते हुए ये तर्क दिया था कि पिछले 4 साल से आरोपियों के पक्ष में स्थगन आदेश जारी है। हालांकि सीबीआई पहले ही इस मामले में कोर्ट में चालान दाखिल कर चुकी है। अब जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो विशेष अदालत ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोप तय करेगी और इसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। अब इस ट्रायल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी वो हम आपको आगे आने वाले वक्त में बताते रहेंगे। जैसे जैसे कोर्ट में प्रक्रिया चलेगी उन तमाम चीजों की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। लेकिन इस पूरे घोटाले पर, इस पूरे स्कैम पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और दीजिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।